Hello guys, myself CM Dikshit. Now I am going to discuss about the rate of reaction. This is our second lecture of the chemical kinetics. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द चेंज इन concentration of reactant or product. The change in concentration of reactant or product in unit time. एक यूनिट टाइम में जो रेट ऑफ चेंज होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, किसमें, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। The rate of change of concentration of reactant or product is known as rate of reaction। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ली जिसको हमने रिएक्टेंट नाम दे दिया। ए जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, तो रेट हम लिखेंगे, रेट क्या होता है, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, हम इसको लिख सकते हैं रेट को। ठीक है, अब डेल्टा सी क्या है, डेल्टा सी द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड डेल्टा टी इज द टाइम टेकन। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम, इस रेट को एक एक्टिविटी लेते हैं और उस एक्टिविटी से अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ बीकर्स को बनाऊंगा पहले मैं, तो कुछ बीकर्स ले लेता हूँ मैं एक्टिविटी। ओके, ये हमने कुछ बीकर्स बना लिया, कुछ कंटेनर ले लिया। अब इन कंटेनर्स में क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट डालेंगे। रिएक्टेंट कैसा है, रिएक्टेंट का कलर था ब्लैक, रिएक्टेंट ब्लैक कलर का था। रिएक्टेंट ए जो है, ए उसके ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, ये ब्लैक है अभी। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट आगे प्रोसीड करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, वैसे वैसे इसका जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो कम होंगे और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे का मतलब यहाँ पे मान लिया ये हमने कम कर दिया। ए के जो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स हम 80 लेकर के चले थे, 80 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 80 मॉलिक्यूल लेके चले थे। अब जो यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स हो गए 60 बचे, तो और बी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो हम 0 लेके चले थे। तो यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, बी के मॉलिक्यूल्स की बाद में बात करते हैं, पहले हम ए के मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे 60, यहाँ पे आ गए 40, यहाँ पे मान लेते हैं हम ए के मॉलिक्यूल्स आ गए 20 और यहाँ पे मान लेते हैं ए के मॉलिक्यूल्स 10। यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, ए के मॉलिक्यूल्स नील हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब समझते हैं हम प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कैसे। तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इधर से
उस लेफ्ट से राइट साइड में जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्शन बढ़ने के साथ साथ में जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स थे ही नहीं, यहाँ पे 60 बचा इसका, तो कन्वर्ट कितने हुए, 80 में से 60 अभी बच गया, तो 20 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, 20 मॉलिक्यूल्स बन गए प्रोडक्ट में। यहाँ पे लिख देते हैं बी हो गया 20 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे 40 बचा रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट भी कितना 40 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B कितना बचेगा 60 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो B है वो बन जाएगा आपका 70 और यहाँ पे B जो है वो 80 मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा। 80 मॉलिक्यूल्स का मतलब जितना यहाँ पे रिएक्टेंट लिया था हमने 80 मॉलिक्यूल्स वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे लास्ट में आपको ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, रिएक्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है उसको हम स्टेटमेंट के टर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि जो ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए कैसा लिया है हमने, ब्लैक कलर का लिया है, रिएक्टेंट ए ब्लैक, डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ में ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा हमें यहाँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, जिसका हमने कलर लिया है रेड कलर का लिया है, रेड कलर। ठीक है, इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ में बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा होता है। अब इसी चीज को हम ग्राफ में समझते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे होगा गाइस, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको ग्राफ से कैसे समझता हूं, देखिए। तो ग्राफ हम जब भी बनाते हैं तो दो एक्सिस लेते हैं। यहाँ पे हम दो एक्सिस कौन कौन से लेते हैं, देखिए। एक एक्सिस पे लेते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया हमने इस पे, यहाँ पे लिया टाइम। ठीक है, तो अभी मान लिया यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का 80 मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट के। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पैरामीटर यहाँ पे देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, ये हमने कुछ पैरामीटर्स ले लिए। तो स्टार्टिंग में क्या है कि रिएक्टेंट, अभी टोटल रिएक्टेंट हमारे पास ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट है, तो उसके 80 मॉलिक्यूल्स लिया। अब उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करते 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 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और जब जीरो हो जाएंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। एक टाइम आया कि यहाँ पे आ गया 60 मॉलिक्यूल बचे, 60 मॉलिक्यूल बचे, फिर आ गया ये 30 मॉलिक्यूल बचे इसके, फिर धीरे धीरे इस तरह से जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें साथ साथ में प्रोडक्ट की भी, तो प्रोडक्ट के जैसे जैसे ये कम होंगे, अगर 20 कम होंगे तो 20 ये बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट के 20 बढ़ जाएंगे, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट का ग्राफ और ये हो गया रिएक्टेंट का ग्राफ। ठीक है, ये प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का ग्राफ। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट डाउन होगा, डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हम रेट का ग्राफ है और इसको हम समझते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, इसको भी दो कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया है। तो कौन कौन सा टाइप का होता है इसको पढ़ते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ
इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर 1 टाइप ले लेते हैं इसका हम, एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट गाइस क्या होता है, इसको हम पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में जितना भी हम यूज करेंगे रेट, वो एवरेज रेट ही यूज करते हैं। तो गाइस इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से इसको समझते हैं। तो पहले हम लिखते हैं फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए पहले समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे लेंगे हम कंसंट्रेशन और इधर लेंगे हम टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसी टाइम पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो मैक्सिमम था, अब वो धीरे धीरे कम होगा। वो धीरे धीरे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो हम मान लें यहाँ इस पॉइंट पे इसका कंसंट्रेशन C1 था, अब रिएक्शन आगे प्रोसीड हो गए तो इस पॉइंट पे हमने इसका कंसंट्रेशन C2 हो गया। और जहाँ पे कंसंट्रेशन C1 था वहाँ पे जो टाइम है वो उसका T1 था, और जहाँ पे C2 कंसंट्रेशन था वहाँ पे टाइम इसका T2 था। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा इसका, एवरेज रेट क्या हो जाएगा। ठीक है, एवरेज रेट हम बोलेंगे इसको चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कि C2 माइनस का C1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, C2 जो है वो छोटा है, C2 की वैल्यू कम है, किससे, C1 से। तो छोटे से बड़े को माइनस करते हैं तो हमारा साइन जो है यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसको रेट कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो रेट को पॉजिटिव में बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पे एक साइन ऐड करना पड़ता है नेगेटिव का। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए रेट। अब फॉर प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, फॉर प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं। इसके लिए पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं गाइस, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्राफ इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, ये 2 पॉइंट। इस पॉइंट पे जो इसका कंसंट्रेशन था, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन C1 था, यहाँ पे हो गया C2, यहाँ पे टाइम जो है वो T1 था और यहाँ पे टाइम हो गया इसका T2। तो इसके लिए हम रेट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, एवरेज रेट निकालते हैं इसका, एवरेज। तो एवरेज रेट इसका हो जाएगा। और प्रोडक्ट के लिए क्या है, देखो C2 माइनस का C1 अपॉन में T2 माइनस का T1 हो जाएगा। अब C2 यहाँ पे बड़ा है, C2 इज ग्रेटर देन C1, तो जो रेट आएगा हमारा वो ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T भी लिख सकते हैं, और इसको हम डेल्टा C नेगेटिव में डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव में रहेगा। प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन जो रेट है वो ऑलवेज पॉजिटिव में लेते हैं, रिएक्टेंट का जो रेट है वो नेगेटिव में हम लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, जो दूसरा यहाँ पे रेट है वो आता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट गाइस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना होता है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आपसे बोल देगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इसका रेट होगा, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। और इस इंस्टेंटेनियस रेट में जो टाइम लैप्स होता है मीन्स डेल्टा T इट्स टेंड टू बी 0। जो टाइम का गैप होता है बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, वो 0 होता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने बोल दिया कि इस ग्राफ में रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसका रेट क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसका इंस्टेंटेनियस रेट हम निकालेंगे। तो मान लिया इस एक्सिस पे डाल देते हैं, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन DC था, तो कंसंट्रेशन हम अब डेल्टा यूज नहीं करेंगे, अब डेल यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए डेल यूज करेंगे। DC कंसंट्रेशन था और टाइम कितना था इसका DT था, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए रिएक्टेंट के लिए रेट A के लिए कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट। हम इंस्टेंटेनियस रेट यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो रेट हो जाएगा नेगेटिव DA अपॉन में DT, बस डेल्टा की जगह D कर देना यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के केस में। दूसरा निकालते हैं रेट B, मतलब प्रोडक्ट के केस में निकालते हैं, तो इसमें वही करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन DC हो गया और यहाँ पे अगर इसका टाइम DT होगा, तो इसका भी निकाल लेते हैं
डी बी अपॉन में डी टी, और ये जो है पॉजिटिव में आता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट समझ में हमारी आ गया है। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है, रेट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, कैसे इसको समझते हैं। तो उसको करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ओके, so next for the complex reactions, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले हमें एक रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब इनके स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ले लेते हैं। A का स्टैचोमेट्री है M1, B का है M2, C का है N1 और D का है N2। Here M1, M2, N1, N2 आर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे जब भी हम निकालेंगे रेट विद रिस्पेक्ट टू A, या फिर इसको बोलेंगे A का जब रेट निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का जो डिसअपीयरेंस किस रेट से हो रहा है उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या फिर रेट विद रिस्पेक्ट टू दी ए। तो इसका कैसे निकालेंगे, माइनस साइन लगाएंगे पहले और डी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे, यहाँ पे सेकेंड निकालेंगे बी के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। ओके, ये आ गया डिसअपीयरेंस ऑफ बी। थर्ड हम निकालते हैं सी के कंपेयर में, सी के रिस्पेक्ट में और डी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जब भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है, बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। तो इसके लिए लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा, इसमें माइनस साइन नहीं लगाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, सिंपली इसका हो जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ हम करते हैं लास्ट डी के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी कैसे निकालेंगे, डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला एक एक करके, हर एक के रेस्पेक्ट में रेट कैसे होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे हम रेट ऑफ अपीयरेंस। लेकिन अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तब वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे इन सबके कंपेयर में निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे गाइज। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, अगर हम रिएक्टेंट से लेंगे ए या बी में से लेंगे तो साइन हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेगेटिव साइन लगाया, उसके बाद उसकी स्टैचोमेट्री लिया अपोजिट, मतलब इन्वर्स करके, तो 1 अपॉन में m1, नेगेटिव में 1 अपॉन में m1। फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में जो ये इसकी कंसंट्रेशन का जो रेट था वो लिख देते हैं डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। ये आ गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे बस हमने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो ए था उसमें हमने उसकी स्टैचोमेट्री को 1 अपॉन करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतने करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, उसके स्टैचोमेट्री को 1 अपॉन में करके मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अब हम सबका निकाल लेंगे, बी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं -1 अपॉन में m2 और डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। सी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उधर प्लस रहेगा, मतलब माइनस नहीं वहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 अपॉन में n1 हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन में
डेल्टा टी हो जाएगा। एंड डी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 अपॉन में N2 यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं इन सब के। अब हमें होगा क्या, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इतना है तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए उसके स्टोइचोमेट्री से यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम वैल्यू रख देंगे, स्टोइचोमेट्री से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से निकल आएगा। हो सकता है बी का दिया हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हो सकता है अपीयरेंस दिया हो सी का, तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम इसकी यूनिट की, कि रेट की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट की भी बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट। तो रेट की यूनिट कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल है। तो रेट हमने बताया था, रेट जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम होता है, टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, टाइम की होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या बन के आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगी इसकी यूनिट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, और हमने ये भी पढ़ा कि जब भी हम डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस निकालते हैं तो वहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं करते, उसका कोई यूज नहीं करते, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।